हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पद परिचय क्या होता है और इसके कौन कौन से भाग हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इतनी गारंटी है कि आपके पद परिचय के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पद परिचय होता क्या है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द जो है ना वो पद कहलाता है और उन शब्दों का परिचय जब हम देते हैं तो उसको कहते हैं हम पद परिचय। क्योंकि जो शब्द है उसको कहा जाता है पद और आप उसका परिचय दे रहे हैं इसलिए कहलाता है पद परिचय। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पद परिचय और पदबंध के बीच में। दोनों सेम चीज है, पद परिचय और पदबंध दोनों सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो अगर हम सिर्फ राजेश की बात करें तो राजेश क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है, एक वचन है और ने के साथ ये कर्ता कारक हो जाता है क्योंकि राजेश ने उसने दिया है किसी को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ने कर्ता कारक। अगर रमेश की बात करें तो वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक है। ये सभी चीजें क्या होती हैं मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ये समझाऊंगी। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्म कारक है। तो ये संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संज्ञा होती क्या है? कोई भी वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, भाव मतलब इमोशंस जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति, स्थान, क्रिया नहीं, वस्तु को, ये नाम को, किसी भी चीज को हम कहते हैं संज्ञा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम तो पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, ये सब के सब क्या है आपकी संज्ञा में आता है। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। तो बच्चों को जिनको पता ना हो वो कंफ्यूज आते हैं कि संज्ञा क्या अलग चीज है। नहीं, संज्ञा नाउन को ही कहते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जितने नाम होते हैं, जितने भी नाम है आपके, सब कुछ आपका किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली, आम, ये सब कुछ आपका क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पे किसी एक वस्तु के बारे में ना बता के, किसी का नाम नहीं बता के पूरी की पूरी जाति का बोध करवाया जाता है, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पर कुत्ता जो है, यहाँ पे किसी एक कुत्ते के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे जब इसमें कुत्ते के नाम ले तो जितना भी नाम आता है, टॉमी और जो भी है कुत्तों का नाम, इसमें एक का नाम नहीं लेके सभी कुत्तों की बात की गई है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें एक के बारे में ना बात के पूरे समूह के बारे में बात की जाती है। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में हम बात करेंगे गाय का झुंड, गाय की झुंड, गाय स्त्रीलिंग है, मैदान में चर रही है। तो यहाँ पे जो झुंड है, ये किसकी झुंड है? गाय की झुंड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका आ जाता है कि जो भी जिसमें भी सामान आते हैं, वस्तु जो आती है, जैसे चीनी हो गया आपका, उसके अलावा फिर आपका सोना हो गया, टेबल, लकड़ी, ये सब कुछ आपका आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। और भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव का पता चलता है। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे बचपन, लड़कपन, लड़कपन, गुस्सा,
ये सब कुछ आपका आ जाता है संज्ञा में। इसके अलावा संज्ञा में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि लिंग क्या है, एक वचन है या बहुवचन, ये सब भी आपका किस में आता है, संज्ञा में ही आता है। अगर कोई भी शब्द पद परिचय में जिस अंडरलाइन जिसके नीचे किया हुआ है, कोई भी शब्द आपकी संज्ञा है तो आपको उसमें ये लिखना पड़ेगा कि संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, लिंग है तो मतलब संज्ञा में कौन सा लिंग है, वो एक वचन है या बहुवचन है, आपको हर एक चीज जो है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो चीजें भी क्लियर कर देती हूँ। लिंग में भी आपको यहाँ पे 3 तरह के लिंग के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपका आ जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और तीसरा आ जाएगा उभयलिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में जितने भी स्त्री आ जाती है, नारी जाति जिसे हम कहते हैं, नारी जाति जो है इसमें आ जाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, सीता, तो ये सब आपकी स्त्रीलिंग में आती है। पुल्लिंग में क्या आता है, पुल्लिंग में आपका जो नर जाति है वो आ जाते हैं, जैसे कि कुत्ता, बैल, ये सब कुछ आपका था पुल्लिंग में। अब उभयलिंग मतलब नपुंसक लिंग, मतलब आप उसको मत समझ लीजिएगा जो आपकी होती है, बस समझ ही रहेंगे, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। इसमें ये नहीं आते हैं, इसमें आपके आते हैं जिस शब्दों से हमें ये ना पता चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगर मैं बोलूं बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें नहीं पता ना कि कौन से बच्चे की बात है, लड़का है कि लड़की, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, उभयलिंग में। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर होगी। चलिए अगला पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें आपको अच्छे तरीके से पता है, एक वचन मतलब जब एक ही चीज का बोध हो रहा हो, और बहुवचन मतलब जहाँ पे एक चीज का बोध ना हो के एक से ज्यादा चीजों का हमें बोध होता है। जैसे कि कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। तो इससे हमें एक का बोध ना होके पूरे के पूरे मतलब एक से ज्यादा का हमें बोध हो रहा है, इसको हम कहते हैं बहुवचन। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। अगला हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम में क्या आता है, संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला राम एक लड़का है, वह कक्षा 6ठी में पढ़ता है। तो अब देखिए मैं ये भी तो बोल सकती थी राम कक्षा 6ठी में पढ़ता है, राम इस विद्यालय का बहुत ही होशियार छात्र है, लेकिन मैंने क्या किया, राम के बाद वह का इस्तेमाल किया, राम को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने राम की जगह इस्तेमाल किया है वह। तो जब भी जो शब्द हम संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब सर्वनाम के हम भेद पढ़ लेते हैं, कौन कौन सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में क्या आता है, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका। अब पुरुष में मतलब जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंसानों के लिए जो होता है शब्द इस्तेमाल, इंसान के लिए हम अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो पहला इंसान जो बोल रहा है वो अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करेगा उसको बोलेंगे हम उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मध्यम पुरुष, जिससे वो बात कर रहा है, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए जो आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाता है आपका मध्यम पुरुष, जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे वह और वे। ठीक है, अच्छा मैं जो है, हम जो है वो क्या रहता है, बहुवचन, मैं एक वचन, तुम और आप दोनों बहुवचन में आते हैं, वह एक वचन और वे बहुवचन में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक में आता है जैसे यह, ये, वह, वे, मतलब कि जब हमें ये पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। अनिश्चय, जब हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि आपके घर में कोई आया, आपको पता नहीं कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, मम्मी कोई आया है। यहाँ पे जो कोई है आपको पता ही नहीं कौन है, तो आप जो कोई का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नों के लिए, संज्ञा के लिए जो प्रश्न का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कौन, क्या, किसे, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो संबंध बताता है, जैसे जिसकी, उसकी। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, मतलब जिसके साथ हमेशा उसकी इस्तेमाल होगा, वह, जो, जैसी, वैसी, तभी वो सर्वनाम होगा। अगर इसमें से कोई भी अकेला आ जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अगला निजवाचक सर्वनाम है, मतलब हम खुद के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपका निज के लिए हो जाता है, जैसे कि खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। अब यहाँ पे देखिए, आपका इस्तेमाल हम मध्यम पुरुष में भी करते हैं और निजवाचक में भी अपने आप का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मध्यम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे अपने आप। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल दें तो हम क्या बोलेंगे? आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। और अगर हम अपने आप का इस्तेमाल करें तो हम कैसे बोलेंगे? मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तो जब हम अपने लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा निजवाचक, और जब हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे, रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको आदर देने के लिए, तो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। समझ में आ गया सर्वनाम? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगला हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण होता क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब जो उसकी अच्छाई बताए, और हीनता मतलब जो उसकी बुराई बताए। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों आपकी आ जाती है विशेषण में। अब सबसे पहला हम इसके देख लेते हैं, क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। मतलब इससे हमें गुण पता चलता है। गुण मतलब दोष क्या है, उसका रंग क्या है, आकार क्या है, अवस्था क्या है, उसकी स्थिति क्या है, स्वभाव क्या है, ये सभी चीजें हमें गुणवाचक विशेषण से मिलती हैं। एग्जाम्पल भी हम देखें, मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। यहाँ पे टमाटर के बारे में बताया गया, वो लाल लाल है, उसका रंग बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला क्या है? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं। अच्छा विशेष्य होता क्या है? जैसे आपको बता दूं, जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाए कि वो कितना है। ठीक है, 1 या 2 या कितना है, जब संख्या बताता है उसको बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिए, उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर जो आपका 5 है ये आपकी संख्यावाचक विशेषण है। इस कक्षा में कुछ छात्र, ये भी आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्या है? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, मतलब कि हमें ये नहीं पता होता कि वो कितने हैं, परिमाण के, मतलब क्वांटिटी के मामले में ये हम बताते हैं। जैसे उसने 4 लीटर दूध, रमेश 4 लीटर दूध लाया। यहाँ पे 4 लीटर जो है आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 4 लीटर, 4 मीटर, 4 किलोमीटर, 4 ग्राम, जैसे इसमें ग्राम, लीटर जिसमें आता है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। जब किसी सर्वनाम का यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर देता है, वह सर्वनाम नहीं रहता है। अगर यहाँ पे आप इस डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? वो संज्ञा के पहले होता है। अगर किसी भी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है तो वो समझ जाइए क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगर संज्ञा इस्तेमाल नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यह गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पे गाय आपका संज्ञा, उसके पहले यह इस्तेमाल किया, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। अगर मैं यही गाय को इस्तेमाल नहीं करती, मैं बोलती कि यह बहुत दूध देती है, तो कौन देती है? यहाँ पे गाय के बारे में बात हो रहा है, लेकिन गाय का यूज नहीं किया गया है। तो हम जैसे बोलते कि गाय एक पालतू पशु है, यह बहुत दूध देती है, तो यहाँ पे हमने दोबारा गाय का इस्तेमाल नहीं किया, उसके पहले हमने यह का इस्तेमाल किया, तो वो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाय जो है ना, वो संज्ञा, उसके पहले भी आपका सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगला क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उसकी संकेत करते हैं, मतलब हमें बता रहे हैं कि कोई भी चीज किधर है। जैसे कि यह आदमी, वे पौधे, ये लोग, वह लड़का। आप समझ गए होंगे सर्व विशेषण को। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्रिया, क्रिया से तो बहुत लोग ही वाकिफ हैं। क्रिया होता क्या है? साफ साफ जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने का पता चलता है, मतलब हाँ उस शब्द से कोई काम हो रहा है, उसे कहते हैं हम क्रिया। जैसे नाच,
जैसे गीता नाच रही है तो नाच में आपका क्या हो जाएगा, काम हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है तो पी रहा है तो क्या हो जाएगा आपकी, ये क्रिया हो जाएगी। क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, मतलब कि हमें ये नहीं पता होता कि जो काम हो रहा है वो किसके पे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, उसको बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया होती है जहां पे हमें ये पता चलता है कि वो काम किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे वह फुटबॉल खेला तो क्या खेला, फुटबॉल खेला, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे अकर्मक, वह खेला तो क्या खेला, हमें नहीं पता क्या खेला, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। समझ आई बात आपको? अगला है वह शब्द जिसे हमें क्रियाओं की विशेषता का पता चलता है या बोध कराते हैं। वो शब्द जो हमें बताते हैं कि हाँ यहाँ पर क्रिया की विशेषता हो रही है, वो आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिन शब्दों से क्रिया के विशेषता पर पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके भेद की बात करें तो कालवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया और परिमाणवाचक क्रिया। अब इनके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है। कालवाचक मतलब जब हमें ये पता चले कि क्रिया कब हुई है, जैसे कि कभी कभी होती है, अभी हुई है, सुबह हुई है, शाम को हुई है, आजकल में हुई है, प्रतिदिन होती है, तो ये आपकी आ जाती है कालवाचक विशेषण में। अगला क्या है, रीतिवाचक। यह हमें ये बताता है कि क्रिया किस तरीके से हुई है, धीरे धीरे हुई है, सरपट मतलब तुरंत हुई है, अचानक से हुई है, अच्छे तरीके से हुई है, जल्दी से हुई है, तो ये आपकी हो जाती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या रहता है कि बताता है कि क्रिया हुई कहाँ है, ऊपर हुई है, नीचे हुई है, इधर हुई है, उधर हुई है, आगे हुई है, पीछे हुई है, ये आपकी हो जाती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपका बताता है कि कितना हुआ है वो क्रिया, थोड़ा हुआ है, बहुत हुआ है, कम हुआ है, अत्यधिक हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा हुआ है, जितना हुआ है या उतना हुआ है, ये सब आपके आ जाती है किसमें, क्रिया विशेषण में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो समुच्चय बोधक मतलब होता है कंजंक्शन। नाम से पता चल रहा है, मतलब जो दो शब्दों या दो पदों को जोड़ता है उसको हम कहते हैं क्या, कंजंक्शन। जैसे कि और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, ये सब कुछ आपका किस में आ जाता है, कंजंक्शन में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही, तो यहाँ पे परंतु क्या है, वो आपका है समुच्चय बोधक। अगला क्या है, तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं, यहाँ पे भी इसको जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। विकास और तुषार, यहाँ पे दो शब्दों को और के थ्रू जोड़ा गया है, ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला क्या है, संबंध बोधक। तो इसमें क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में उनका क्या संबंध है, मतलब दूसरे शब्दों से क्या संबंध है उनका, उसको बताते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत बार नहीं समझ आता है, तो इंग्लिश में बताने से वो उनकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे सीता घर के भीतर बैठी है, तो सीता के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ बैठी है, घर के बारे में बैठी है, तो भीतर आपको क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। अगला हमारा क्या है, ऐसे वाक्य जो हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, आश्चर्य मतलब बहुत ही अचंभित होना, घृणा मतलब घिनाना, इन सब का भाव व्यक्त करते हैं, या इन सब के भाव व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। उनके साथ हमेशा ये साइन लगा रहेगा, ये बताते हैं कि ये विस्मयादि बोधक है। जैसे अरे, ओ, शाबाश, काश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। जैसे कि अरे आप कौन हो, तो अगर आपको नहीं पता कि अरे क्या है, आपके बाद इसके बाद आपको एक ये साइन नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये भी बताता है कि क्या है, विस्मयादि बोधक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि कारक क्या होता है। देखिए, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, मतलब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। समझ आ गई होगी।
तो कारक आपके कितने तरह का होता है? 8 तरह का होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये क्या हो जाता है? आपके कारक हो जाते हैं। इनको पहचानने का तरीका इसको साथ में याद कीजिए। आपने आई थिंक बचपन में याद भी किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपदान से संबंध का की रे नानी रे मामी रे, अधिकरण में संबोधन है यारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। अगर मैं कर्ता को समझाऊं तो मतलब जो काम करता है ना उसको हम कहते हैं कर्ता कारक, और जिस पर उस काम का प्रभाव पड़े, करण मतलब से द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया गया है, जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि उसने लकड़ी से उसे मारा, तो किससे किया? लकड़ी से। अगर लकड़ी की बात किया तो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ठीक है। संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए काम किया गया है। आपदान से मतलब जिससे अलगाव हो। संबंध, काकी रे नानी रे, मतलब अन्य पदों से उसका क्या संबंध है। और अधिकरण में मतलब क्रिया का आधार क्या होना चाहिए। और संबोधन अरे मतलब किसी को पुकारना या बुलाना क्या कहलाता है? आपका संबोधन कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए हम कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ओह ओह कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने। यहाँ पर ओह जो है वो आपका क्या है? आपका पद है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। और कौन सा पद है? जिसमें आदि बोधक, और कौन सा? हर्ष सूचक है, मतलब खुशी बता रहा है। अगला क्या है? मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया है। दूसरा क्या है? पुल्लिंग है ये। मैं कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। कौन सा पुल्लिंग है? सॉरी, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। और कर्ता कारक, क्योंकि ये काम कर रहा है। ठीक है। अगला क्या आता है? जो सत्य बोलते हैं वह सर्वत्र आदर पाते हैं। सॉरी, आदर नहीं, आदर। यहाँ पे ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे जो और वे, या फिर आप वे की जगह सो भी आ सकता था। जो सत्य बोलते हैं सो सर्वत्र आदर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है। अगला क्या है? धीरे धीरे। ये आपको पता रहे क्रिया कैसे हो रही है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगी। कौन सी क्रिया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला क्या है? अगला आपका है इस लड़के को आवाज लगाना। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आपको ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़के का भी इस्तेमाल किया गया ना। लड़का आपका क्या संज्ञा हो जाता है, और उसके बारे में भी इससे कहा गया है। तो ये सर्वनाम है और लगा संज्ञा के पहले, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक वचन है। और अगला क्या रहता है? पुल्लिंग हो जाता है। विशेष्य क्या हो जाता है? इसमें लड़का हो जाता है, ये लड़के हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये समझ गए होंगे आप। अगला क्या है? उत्तम परिश्रम से पढ़ता है, ये उत्तम नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम परिश्रम से पढ़ता है। ये आपका परिश्रम जो, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पुल्लिंग हो जाता है। एक वचन या बहुवचन? एक वचन है। ठीक है, और इसके द्वारा किया गया तो करण कारक हो जाएगा ये। अगला क्या है? हनुमान जी ने लंका जला दी। लंका तो एक नाम है, नाम किस में आता है? संज्ञा में आता है। तो लंका आपकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्योंकि ये नाम है तो ये हो जाएगी क्या? व्यक्ति वाली संज्ञा। ठीक है। अगला क्या हो जाता है? एक वचन या बहुवचन? आपका हो जाएगा एक वचन। और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये हो जाएगी स्त्रीलिंग, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? जला दी। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। और कारक क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? कल दशहरा था। यहाँ पे कल के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे क्रिया विशेषण आता है तो हमें इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब चीजें नहीं बतानी होती है। अगला, माधवी सवेरे सवेरे भजन भजन गाती है। माधवी के बारे में बताया गया, तो ये क्या हो जाएगी? ये संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्ति वाली संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाम है। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? नाम से पता चल रहा है, गाती है, और नाम से भी पता चलता है कि ये लड़की है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा? हाँ, एक वचन या बहुवचन? माधवी के बारे में सिंपल एक, तो ये क्या हो जाएगी? एक वचन आपकी हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि वही काम कर रही है तो आपकी क्या हो जाएगी? कर्ता कारक हो जाएगी।
अगला क्या है, अरे तुमने ए ग्रेड प्राप्त कर लिया। अगेन ये क्या हो गया, दोबारा से आपको ये साइन नजर आ गया। साइन नजर आती है हम क्या बोलेंगे कि क्या है ये विस्मयादि बोधक है। और विस्मयादि में भी कौन सा है, आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका आश्चर्य सूचक हो जाएगा। अब आपको पद परिचय अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आज के साथ ही इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें माय चैनल। थैंक यू।